हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो है प्रतियोगिता दर्पण का। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर 2020 का जो प्रतियोगिता दर्पण है वो। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर देना ताकि जो भी वीडियोज़ मैं बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और इस वीडियो में, जैसा कि ये अक्टूबर 2020 का वीडियो है प्रतियोगिता दर्पण का, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है राष्ट्रीय घटनाक्रम। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति के संदेश में सरकार की मौजूदा नीतियों की प्रशंसा की। 15 अगस्त 2020 को देश का 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। उसके पूर्व संध्या यानी कि 14 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का संबोधन कोविड संक्रमण के उपजे संकट तथा सीमा पर उपजे चुनौती तथा सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर मुख्यतः केंद्रित था। मौजूदा कोरोना महामारी की बात करते हुए उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने पूर्वानुमान करते हुए समय रहते प्रभावी कदम उठा लिए थे, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की जीवन रक्षा करने में सफलता प्राप्त हुई है। संकट के इस दौर में सर्वाधिक प्रभावित निर्धनों की मदद के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू करके सरकार ने करोड़ों लोगों को आजीविका दी है। किसी को भूखा न रहना पड़े, इसके लिए जरूरतमंद लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने के विश्व के सबसे बड़े अभियान को नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। इससे हर महीने लगभग 80 करोड़ लोगों को राशन मिलना सुनिश्चित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर मुसीबतों में फंसे 10 लाख से अधिक भारतीयों को वंदे भारत मिशन के तहत स्वदेश लाया गया। याद रखिएगा किस मिशन के तहत, तो वंदे भारत मिशन। मौजूदा दौर में लाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि यह दूरदर्शी व दूरगामी नीति है और इससे इंक्लूजन इनोवेशन इंस्टीट्यूट को मजबूती मिलेगी। इसमें मातृभाषा के अध्ययन को भी महत्व दिया गया है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम संबोधन में आत्मनिर्भरता व तेजी के साथ विकास का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया। 15 अगस्त 2020 को देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले की प्रचार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम पर अपना संबोधन दिया। अपने संबोधन में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, महिला शक्ति, वोकल फॉर लोकल, पर्यावरण की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुरक्षा आदि के साथ श्री राम मंदिर के सदियों पुराने विषय के शांतिपूर्ण समाधान का भी उल्लेख किया। कोरोना के संकट की बात करते हुए उन्होंने बताया कि वर्तमान में देश में ही विकसित 3 वैक्सीन परीक्षण के विभिन्न चरणों में है। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था को कोरोना के प्रभाव से बाहर निकालने के लिए सरकार की प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने कहा कि इसमें नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट, याद रखिएगा, कि अहम भूमिका होगी। इसके तहत 110 लाख करोड़ की यह परियोजना है। इसके तहत अलग अलग सेक्टर में लगभग 7,000 परियोजनाओं की पहचान की जा चुकी है। विश्व व्यापार में समुद्री तटों के महत्व को समझाते हुए उन्होंने पोर्ट लैंड डेवलपमेंट का आह्वान किया तथा इसके लिए समुद्री तट के पूरे हिस्से में 4 लेन रोड बनाने का इरादा भी उन्होंने व्यक्त किया है। साथ ही पर्यावरण एवं जैव विविधता के बारे में बताते हुए अपने संबोधन में उन्होंने यह भी कहा कि भारत विश्व के उन बहुत कम देशों में से एक है जहां वनों का विस्तार हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट की सफलता के पश्चात एशियाटिक शेरों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत भी की जा रही है। साथ ही आने वाले दिनों में प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी चलाया जाएगा। नेक्स्ट, पैतृक संपत्ति में बेटियों का बेटों के समान ही अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्टीकरण। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के तहत पिता की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति में बेटियों का अधिकार बेटों के बराबर ही है, यह तय किया जा चुका था। इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त 2020 को एक महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट किया है कि पिता की मृत्यु के पश्चात बेटियों का अपनी पैतृक संपत्ति पर बेटों के बराबर ही अधिकार है, भले ही पिता की मृत्यु 2005 से पूर्व ही क्यों न हुई हो।
नेक्स्ट है केंद्रीय सरकार की अराजपत्रित नौकरियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आयोजन हेतु राष्ट्रीय भारतीय, यहाँ एजेंसी होगा, एजेंसी के गठन का निर्णय। ओके, यहाँ एजेंसी होगा। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, बैंकों व अन्य सरकारी एजेंसियों में नॉन गैजेटेड पदों पर नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन विभिन्न एजेंसियों द्वारा वर्तमान में किया जा रहा है, जिनके लिए अलग अलग आवेदन उम्मीदवारों को करने होते हैं तथा विभिन्न परीक्षा एजेंसियों को परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होता है। भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाने के लिए एक नई राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन का निर्णय सरकार ने किया है, जिससे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्र मंत्रिमंडल की 19 अगस्त 2020 की बैठक में मंजूरी प्रदान कर दी गई है। नई प्रस्तावित राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा गैर तकनीकी पदों के लिए स्नातक, उच्च माध्यमिक यानी कि 12 मैट्रिक उम्मीदवारों के लिए अलग अलग कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। यह अलग अलग परीक्षाएं अभी वर्तमान में एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस द्वारा कंडक्ट की जाती हैं, आयोजित की जाती हैं। ठीक है, यानी कि अभी जितनी भी एग्जाम्स होती हैं वो एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस ये सारे कंडक्ट करते हैं। अब क्या होगा कि एक ही एजेंसी बना दी जाएगी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और वही सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाएगी। दुबई में फंसे भारतीयों को भारत ला रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस का यात्री विमान फौजी गोंड में दुर्घटनाग्रस्त। ठीक है, दुबई में फंसे भारतीय नागरिकों को वंदे भारत मिशन के तहत स्वदेश वापस लाया जा रहा था। एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक बोइंग 737 विमान 7 अगस्त 2020 को केरल में कोझीकोड, याद रखिएगा, के करीपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारी वर्षा के बीच उतरते हुए रनवे से फिसलने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कि पायलट की भी मृत्यु हो गई थी। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ये क्या है? कोरोना संकट के दौरान देश में स्वास्थ्य संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को पूरे देश में महसूस किया गया, इसलिए एक नया नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू किया गया है। ठीक है, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, इसके तहत स्वास्थ्य एवं तकनीकी को एक साथ जोड़ा जाएगा। ओके, भारत के सभी नागरिकों को एक हेल्थ आईडी इस महत्वाकांक्षी मिशन के तहत जारी किया जाएगा। जितने भी नागरिक हैं उनके लिए एक हेल्थ आईडी होगा। यह एक स्मार्ट कार्ड होगा जिसमें उनके स्वास्थ्य से संबंधित प्रत्येक जानकारी दर्ज की जाएगी और उसे आधार कार्ड से भी जोड़ दिया जाएगा। ओके, इस प्रकार प्रत्येक नागरिक का स्वास्थ्य रिकॉर्ड उसके स्वास्थ्य कार्ड में डिजिटल रूप से दर्ज होगा, ताकि किसी भी स्वास्थ्य संकट के समय इलाज में सुविधा रहे। ओके, रक्षा उत्पादों का आयात चरणबद्ध तरीके से प्रतिबद्ध करने की रक्षा मंत्री की घोषणा। ठीक है, रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगा दिया गया है। इसकी घोषणा अगस्त 2020 में की गई है। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत इन रक्षा उपकरणों का उत्पादन देश में ही किया जाएगा। इसकी घोषणा श्री राजनाथ सिंह ने 9 अगस्त 2020 को की थी। जिन 101 उत्पादों की आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें असॉल्ट राइफलें, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, रडार, कुछ उच्च तकनीकी वाली हथियार प्रणाली भी शामिल हैं। ओके, नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम जारी। इंदौर को लगातार चौथे बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला। ठीक है, इस पुरस्कार का वितरण आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा 20 अगस्त 2020 में किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है? श्री हरदीप सिंह पुरी। स्वच्छ महोत्सव नाम से आयोजित वर्चुअल इवेंट के तहत इस वर्ष इन पुरस्कारों का वितरण ऑनलाइन ही किया गया था। स्वच्छ महोत्सव इसका नाम था इस वर्चुअल इवेंट का। मध्य प्रदेश के इंदौर को पुनः देश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया। पुरस्कारों का वितरण जनसंख्या के अनुसार विभाजित श्रेणी में किया गया था। ठीक है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में स्वच्छतम शहर का पुरस्कार इंदौर को दिया गया। सूरत व नवी मुंबई इसमें क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। इस श्रेणी में कुल शहरों की संख्या 47 थी, जिसमें 47वां स्थान पटना का रहा।
बिहार के पटना का। नेक्स्ट, 1 लाख से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में स्वच्छतम शहर का पुरस्कार अंबिकापुर, जो कि छत्तीसगढ़ में है, को प्राप्त हुआ। इस श्रेणी के दूसरे व तीसरे स्थान में मैसूर और नई दिल्ली को मिला, दूसरा और तीसरा स्थान। इस श्रेणी में सबसे नीचे 382वां स्थान बिहार की गया का रहा। ठीक है। नेक्स्ट, कैंटोनमेंट बोर्ड ने स्वच्छतम कैंटोनमेंट बोर्ड का पुरस्कार जालंधर कैंट को इस वर्ष दिया है। ठीक है। इस श्रेणी में दूसरा और तीसरा स्थान दिल्ली कैंट और मेरठ कैंट का रहा है। राज्यों के पुरस्कारों में 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में स्वच्छतम राज्य का पुरस्कार छत्तीसगढ़ को मिला, जबकि दूसरा और तीसरा स्थान इसमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का रहा है। 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में स्वच्छतम राज्य का पुरस्कार झारखंड को दिया गया। इसी श्रेणी में दूसरा और तीसरा स्थान क्रमशः हरियाणा और उत्तराखंड का रहा है। ओके। नेक्स्ट है, कोविड-19 महामारी के बीच चुनाव के लिए आयोग के नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। देश में बिहार की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर 2020 को समाप्त हो रहा है, इसलिए बिहार में विधानसभा के लिए चुनाव अक्टूबर-नवंबर में संपन्न होने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, कोविड-19 महामारी को देखते हुए इन चुनावों के लिए चुनाव आयोग द्वारा कुछ दिशा निर्देश 21 अगस्त 2020 को जारी किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर विशेष सावधानियों के साथ साथ उम्मीदवारों व मतदाताओं के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मतदाताओं के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क की अनिवार्यता आदि के लिए इसमें कहा गया है। उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन की सुविधा प्रदान की गई है। दिव्यांग मतदाताओं तथा 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को कोविड-19 संक्रमण या संभावित मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट सुविधा का निर्देश भी इसमें शामिल किया गया है। कंटेनमेंट क्षेत्रों में मतदान हेतु अलग दिशा निर्देश चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी का निधन। भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त 2020 को हुआ। दिल्ली कैंट स्थित रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में 84 वर्ष के थे वे, तथा उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनके निधन के साथ ही भारतीय राजनीति के एक युग का भी अंत हो गया। उनके निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक केंद्र सरकार ने घोषित किया। बांग्लादेश ने भी 1 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था। ओके। देवलाली दानापुर व बरौनी टाटानगर के बीच देश की पहली किसान रेलगाड़ी शुरू की गई है। किसान रेल की शुरुआत करने की घोषणा वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 2020-21 बजट प्रस्तुत करते हुए ही भाषण में इसकी घोषणा की थी। इसका मुख्य उद्देश्य दूध, फलों, सब्जियों, मांस, जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थ को शीघ्रता से बाजार तक पहुंचाना तथा किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करवाना है। ओके। यह पीपीपी व्यवस्था के तहत किया जाएगा। पहली किसान रेल देवलाली दानापुर की शुरुआत 7 अगस्त 2020 से की गई है। दूसरी किसान रेल बरौनी से टाटानगर के बीच 14 अगस्त 2020 को प्रचालित की गई है। ठीक है। दिल्ली कटरा एक्सप्रेस कॉरिडोर पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। 2023 तक पूरी होगी यह परियोजना। दिल्ली से कटरा के बीच बहुप्रतीक्षित एक्सप्रेस वे कॉरिडोर के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। यह परियोजना 2023 तक पूरी करने का सरकार का लक्ष्य है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि इसके लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और एक्सप्रेस वे कॉरिडोर के रास्ते दिल्ली से कटरा के बीच सड़क मार्ग 6 घंटे में तय किया जा सकता है, जबकि दिल्ली से जम्मू तक की यात्रा का समय 6 घंटा ही रह जाएगा। जालंधर, कपूरथला व लुधियाना को जोड़ते हुए गुजरने वाले इस एक्सप्रेस को अमृतसर से भी संबंधित किया जाएगा। इस एक्सप्रेस वे के निर्माण से इन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 35,000 करोड़ है। यहाँ पे करोड़ होगा, ठीक है, 35,000 करोड़ है। ओके। नेक्स्ट है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा हेतु चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक समुद्र के अंदर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है। इसकी लंबाई 2300 किलोमीटर होगा फ्रेंड्स, 2300 किलोमीटर है। इसका उद्घाटन 10 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। यह केवल
लिंक चेन्नई व पोर्ट ब्लेयर के बीच 200 GB प्रति सेकंड की बैंडविड्थ जहां देगा। पोर्ट ब्लेयर व अन्य आइसलैंड के बीच बैंडविड्थ 200 Gbps रहेगी। ठीक है, इससे इस द्वीप समूह के लोगों को पढ़ाई, बैंकिंग, अन्य कार्यों के लिए इंटरनेट की तेज व सस्ती सुविधा मिल पाएगी तथा वहां पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा इससे। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। महिंदा राजपक्षे चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने। संसदीय चुनाव में उनकी पार्टी को 2/3 बहुमत प्राप्त हुई थी। ठीक है, श्रीलंका में 9वीं संसद के लिए 5 अगस्त 2020 को चुनाव संपन्न हुआ था, जिसमें श्रीलंका पीपुल्स पार्टी के महिंदा राजपक्षे की जीत हुई। 225 संसदीय सीटों में 145 सीटों पर विजय उन्होंने प्राप्त की। श्रीलंका पीपल्स पार्टी के गोटबाया राजपक्षे ने नवंबर 2019 में राष्ट्रपति पद हेतु भारी बहुमत के साथ विजय प्राप्त की थी। यह चुनाव 29 अप्रैल को ही संपन्न होने वाला था, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते 2 बार स्थगन के पश्चात यह 5 अगस्त 2020 को संपन्न किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है लापरवाही से रखे अमोनियम नाइट्रेट के भंडार में विस्फोट से पूरा बेरूत शहर दहला। विस्फोट जनाक्रोश के चलते प्रधानमंत्री हसन दियाब का त्यागपत्र। ठीक है, लेबनान की राजधानी बेरूत, याद रखिएगा, में बंदरगाह पर रखे गए 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट में 4 अगस्त 2020 को एक विस्फोट से पूरा शहर दहल गया, जिससे प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ 10 अगस्त 2020 को त्यागपत्र दे दिया। वर्ष 2013 में एक पोत से जब्त किया गया यह रसायन तब से बंदरगाह पर ही रखा हुआ था तथा कंटेमिनेटेड होकर खतरनाक विस्फोट का रूप ले लिया। अमोनियम नाइट्रेट प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ नहीं है, यह एक औद्योगिक उत्पाद है जिसका उपयोग नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में उर्वरक के लिए तथा यह खनन उद्योग के लिए विस्फोट तैयार करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विश्व के सबसे बेस्ट परमाणु बम विस्फोट का वीडियो रूस ने जारी किया है। 6 दशक पूर्व यानी कि 1961 में किया गया था यह विस्फोट अमेरिका व सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध के दौरान हुआ था। यह विस्फोट हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम से 3333 गुना अधिक शक्तिशाली था। 50 मेगावाट टन का यह बम आर्कटिक में नोवाया जेमल्या की ऊपरी सतह होगा फ्रेंड्स। ऊपरी सतह के ऊपर 5 करोड़ टन परंपरागत बमों के बराबर की ताकत से फटा था। ठीक है, इसकी विनाशक क्षमता को देखते हुए इसे धरती के खात्मे का हथियार कहा गया था। इससे तसार बम्बा अर्थात किंग ऑफ बॉम्ब का नाम दिया गया है। याद रखिएगा, तसार बम्बा यानी कि किंग ऑफ बॉम्ब का नाम दिया गया है। इस टॉप सीक्रेट मिशन की 40 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री रूस के स्टेट एटॉमिक एनर्जी कॉरपोरेशन रोसाटोम से 20 अगस्त 2020 को जारी की गई है। नेक्स्ट है सबसे लंबे समय तक जापान के प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे का त्यागपत्र। प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से 28 अगस्त 2020 को अपना त्यागपत्र 2014 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वे शामिल हुए थे। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले वह जापान के पहले प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चीन की सहभागिता में होने वाले रूस के कावकाज 2020 सैन्य अभ्यास में भागीदारी से भारत ने इनकार किया। रूस की मेजबानी में सितंबर 2020 में होने जा रहे मेगा सैन्य अभ्यास में शामिल होने से भारत ने इनकार कर दिया है। रूस के अस्ट्रखान में 15 से 17 सितंबर को आयोजित हुआ था। ये 18 देश इसमें शामिल हुए थे, जिसमें चीन, पाकिस्तान सहित संघाई सहयोग संगठन के सदस्य एवं मध्य एशिया देश भी इसमें शामिल थे। भारत ने कोविड-19 के अंतर्राष्ट्रीय फैलाव के कारण इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया। एक ये भी रीजन था भारत के मना करने का कि इसमें चीन शामिल हो। नेक्स्ट है मॉरिशस के तट पर दुर्घटनाग्रस्त हुए तेल टैंकर के रिसाव से पर्यावरणीय संकट। ठीक है, हिंद महासागर में मॉरिशस के दक्षिण पूर्व तट के निकट एक तेल टैंकर पतवार के एक समुद्री चट्टान से टकराकर उसमें फंस जाने के कारण लगभग 1000 टन तेल यहाँ लीक होकर तट में फैल गया।
यह टैंकर 25 जुलाई को चट्टान में फंसा था। 6 अगस्त 2020 को इसके हल में दरार आने से इससे तेल रिसाव शुरू हो गया। समुद्र तट पर 15 किलोमीटर के क्षेत्र में काले तेल की परत पानी के ऊपर जमा हो गई, जिससे समुद्री जीवों के लिए भारी खतरा पैदा हो गया है। पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा करते हुए इस संकट से निपटने में मदद के लिए भारत सहित विभिन्न देशों से मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने अपील की है। भारत ने मदद के लिए तकनीकी विशेषज्ञों के दल के साथ 30 टन से अधिक तकनीकी उपकरण विमान द्वारा भेजे। बेलारूस में अलेक्जेंडर लुकाशेंको लगातार 6ठी बार राष्ट्रपति निर्वाचित। बेलारूस में राष्ट्रपति पद के लिए 9 अगस्त 2020 को चुनाव संपन्न हुआ। निवर्तमान राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको 5 वर्ष के लिए लगातार राष्ट्रपति चुने गए। ये उनका 6ठा कार्यकाल है। 1994 से लगातार राष्ट्रपति रहे लुकाशेंको को अपने 26 वर्ष के शासनकाल में पहली बार सत्ता पकड़ बनाए रखने के लिए गंभीर चुनौती का सामना करना। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव में उपराष्ट्रपति पद हेतु कमला हैरिसन डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन की तथा माइक पेंस रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के साथी उम्मीदवार हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद हेतु डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन ने भारतीय मूल की सीनेटर कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद हेतु अपने साथी उम्मीदवार हो गए यहाँ पे उम्मीदवार अगस्त 2020 में घोषित किया तथा रिपब्लिक उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के साथ मौजूदा उपराष्ट्रपति माइक पेंस ही नए चुनाव में भी उपराष्ट्रपति पद हेतु उनके साथी उम्मीदवार होंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव 3 नवंबर 2020 को होना है। ओके, नेक्स्ट है सिंगापुर में भारतीय मूल के प्रीतम सिंह विपक्ष के अधिकारी नेता चुने गए हैं। सिंगापुर में भारतीय मूल के राजनीतिज्ञ प्रीतम सिंह को विपक्ष के नेता का दर्जा औपचारिक रूप से 21 अगस्त 2020 से प्रदान कर दिया गया है। ओके, तो ये रहा फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो शुरू करते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। सबसे पहला है कोविड महामारी के दौरान भारत के कृषिगत निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई है। कोविड महामारी के दौरान देश से अन्य विविध वस्तुओं के निर्यात में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई है। ऐसी घटनाओं से किसानों, उत्पादकों, निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार का लाभ मिलता है तथा इनकी आय में भी वृद्धि होती है। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए भी यह सहायक होता है तथा साथ ही आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि मंत्रालय के अनुसार मार्च 2020 से जून 2020 की अवधि में देश से 25,552.7 करोड़ रुपए की कृषि वस्तुओं का निर्यात हुआ है, जो 2019 की तुलना में 23.24% अधिक है। ठीक है, 2019 में कितना हुआ था तो 20,734.8 करोड़। ओके, भारत का कृषि निर्यात 1950-51 में 149 करोड़ था, जो 2019 में बढ़कर 2.53 लाख करोड़ पहुंच गया है। बागवानी के क्षेत्र में भी भारत ने काफ़ी तरक्की की है। देश में सालाना 5638 करोड़, जो कि 8.23 लाख मैट्रिक टन, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, 8.23 लाख मैट्रिक टन फलों और 5607.9 करोड़, जो कि 1.92 लाख मैट्रिक टन सब्जियों का निर्यात होता है। ठीक है, फलों और सब्जियों के उत्पादन के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर होने के बावजूद भी 218 अरब डॉलर के वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी नहीं के बराबर है। ओके, इसलिए फलों और सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नीति सरकार द्वारा नीति होगा यहाँ पे फ्रेंड्स, नीति सरकार द्वारा बनाई जा रही है ताकि कृषि के क्षेत्र में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। ओके, नेक्स्ट है पिराई सत्र 2020-21 के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य में 10 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। पिराई सत्र कब से कब तक होता है तो अक्टूबर से सितंबर तक। ओके, 2020-21 के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य फेयर एंड रेमुनरेटिव प्राइस में 10 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि अगस्त 2020 में दर्ज की गई है। अक्टूबर 2020 में शुरू होने वाले पिराई सत्र के लिए यह मूल्य 285 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जबकि 2018-19 और 19-20 के लिए यह मूल्य 275 था। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन है एफआरपी क्या है, तो एफआरपी केंद्र सरकार द्वारा घोषित गन्ने के लिए दिया जाने वाला किसानों को
न्यूनतम मूल्य है, ठीक है। चीनी मिल इसके अधिक मूल्य के भुगतान हेतु स्वतंत्र होती हैं। नेक्स्ट है, किसानों के हितों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में इससे अधिक मूल्य की घोषणा करती है, जिससे राज्य सलाहकारी मूल्य कहा जाता है, स्टेट एडवाइजरी प्राइस। ओके। नेक्स्ट है कृषि अवसंरचना निधि, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। कृषि क्षेत्र में आधारित संरचना के वित्तीय पोषण को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना निधि को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 9 अगस्त 2020 को लॉन्च किया है। किसानों की आय में वृद्धि के लिए इस निधि की घोषणा मई 2020 में की गई थी। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर अभियान के तहत इसके लिए घोषित किए गए हैं। इसका पैकेज कितना है? तो 20 लाख करोड़, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके विस्तृत रूपरेखा वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण ने 15 मई 2020 को प्रस्तुत की थी, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की 8 जुलाई 2020 की बैठक में अनुमोदित किया गया है। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य क्या है? तो ये 1 लाख करोड़ के इस फंड से कृषि से संबंधित सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण तथा फसल की कटाई के उपरांत फसल प्रबंधन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए वित्तीय पोषण बैंकों के माध्यम से किया जाएगा। इनमें कोल्ड स्टोरेज, गोदाम व खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां भी शामिल होंगी। यह योजना मूल्य किसानों की आय को दुगना करने के लक्ष्य से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 2019-20 के लिए केंद्र सरकार को रिजर्व बैंक द्वारा 57,128 करोड़ का लाभांश हस्तांतरित हुआ है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सरकार को 57,128 करोड़ का लाभांश हस्तांतरित करेगा। इसका निर्णय बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने 14 अगस्त 2020 को बैठक में किया है। एक डाटा यहाँ पे, रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को जो लाभांश हस्तांतरित किया गया प्रत्येक वर्ष, उसका 2013-14 में कितना किया गया? तो 52,679 करोड़। 2014-15 में तो 65,896 करोड़। 2015-16 में तो 65,876 करोड़। 2016-17 में तो 30,659 करोड़, जो कि बहुत कम था। 2017-18 में 50,000 करोड़। 2018-19 में 1,23,414 करोड़। ये अब तक का सबसे ज़्यादा अमाउंट है फ्रेंड्स। और 2019-20 में जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा 57,128 करोड़। नेक्स्ट है 2020-21 की दूसरी मौद्रिक नीति में प्रमुख बैंकिंग दरें अपरिवर्तित है, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं किया गया है बैंक दरों में। फरवरी से मई 2020 के दौरान रेपो दर व अन्य प्रमुख या बैंक दर होगा। दरों में भारी कटौती के बाद अगस्त 2020 में 2020-21 की दूसरी मौद्रिक नीति में इन बैंकिंग दरों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है रिजर्व बैंक के द्वारा, जिससे यह दरें उन्हीं स्तरों पर बरकरार हैं। ये लिस्ट है प्रमुख बैंक दर का, ठीक है। 22 मई 2020 के बाद की स्थिति है इसमें। 6 अगस्त 2020 की नीति में इन दरों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। रेपो दर यानी कि रेपो रेट हमारा 4% है। रिवर्स रेपो रेट 3.35%, बैंक रेट 4.25%, MSF रेट 4.25%, नगद आरक्षण अनुपात ये 3%, संवैधानिक तरलता अनुपात ये 18% है। ओके। नेक्स्ट, इन दरों में कटौती कोविड-19 के संक्रमण के दौरान RBI द्वारा मार्च से मई 2020 में की गई थी। ओके। एक और डाटा है फ्रेंड्स यहाँ पे रिजर्व बैंक का, ठीक है। रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो देखते हैं, इसमें 2018, 2019 और 2020 का है, ठीक है। और बार डायग्राम के जरिए दिखाया गया है। रिवर्स रेपो रेट और अर्थमेटिक लाइन ग्राफ के जरिए दिखाया गया है। ये जो लाइन है हमारा, इसके जरिए दिखाया गया है रेपो रेट। ओके। तो देखते हैं 2020 में फरवरी में रिवर्स रेपो रेट 4.90 था और रेपो रेट हमारा 5.15% था। मार्च में 4 था हमारा रिवर्स रेपो रेट और
रेपो रेट हमारा 4.40% था। अप्रैल में रिवर्स रेपो रेट 3.75 था और रेपो रेट हमारा 4.40 था। ओके, मई में रिवर्स रेपो रेट हमारा 3.35 था डिक्रीज होकर और रेपो रेट हमारा 4 था। और अगस्त में रिवर्स रेपो रेट में कोई चेंजेस नहीं किया गया, जो मई में था आप यहाँ पे देख सकते हो, जो मई में डेटा था वो सेम अगस्त में भी है। ठीक है, तो कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। नेक्स्ट है पीएम किसान योजना की छठी किस्त जारी, यहाँ किस्त होगा फ्रेंड्स। ओके, किसानों को पूरक आय प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दिसंबर 2018 में प्रारंभ की गई थी। ओके, इस योजना के तहत 6-6 हजार की सालाना मदद किसानों को 2-2 हजार की 3 किस्तों में जारी कर दी जाती है। इस योजना की 2000 की पहली किस्त 2018-19 में ही पात्र किसानों को बैंक खाता में जमा कर दी गई है। किसानों के बैंक खाते में 2019 में 3 किस्तों में कुल मिलाकर 6-6 हजार पात्र किसानों के खाते में जमा कराए गए थे। चालू वित्त वर्ष 2020-21 की 2000 की पहली किस्त अप्रैल 2020 में उपलब्ध कराई गई थी। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की 2000 की छठी किस्त 9 अगस्त 2020 को जारी की है। 8.5 करोड़ पात्र किसानों के बैंक खाते में 17,000 करोड़ की इस किस्त के तहत 9 अगस्त 2020 को जारी कर दी गई है। नेक्स्ट है फॉर्च्यून 500 कंपनियों में इस वर्ष भी भारत की 7 कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज का शीर्ष स्थान रहा है। अमेरिका की वाणिज्यिक पत्रिका फॉर्च्यून ने विश्व की 500 बड़ी कंपनियों की वर्ष 2020 की अपनी सूची अगस्त 2020 में जारी की है। इसमें सर्वाधिक 124 कंपनी चीन की और वह दूसरे स्थान पर 121 कंपनियां अमेरिका की हैं। यह दूसरा अवसर है जब भारत की किसी कंपनी को विश्व की 100 बड़ी कंपनियों में स्थान प्राप्त हुआ। विश्व की 10 कंपनियां कौन कौन सी है वो देखते हैं। वालमार्ट है जो कि अमेरिका का है, रिटेल कंपनी है ये। सिनोपैक ग्रुप जो कि चीन का है, पेट्रोलियम के क्षेत्र में ये काम करता है। स्टेट ग्रिड ये भी चीन का एनर्जी के लिए। चाइना नेशनल पेट्रोलियम ये पेट्रोलियम का है, ये भी चीन का है। रॉयल डच सैली ये नीदरलैंड का है, पेट्रोलियम के लिए के क्षेत्र में। सऊदी अरब का है सऊदी एरामको, ये भी एनर्जी के लिए है। वोल्क्सवैगन जर्मनी का कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी है ये। बीपी यूके ये पेट्रोलियम का है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है Amazon.com ये इंटरनेट और सेवा एवं रिटेलिंग का कंपनी है। ठीक है, ये भी अमेरिका का है। टोयोटा मोटर ये जापान का है, ऑटोमोबाइल्स कंपनी है। ओके, वर्ष 2020 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल भारतीय कंपनी और उनका रैंकिंग क्या है वो देखते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 96वें पोजीशन पे है ग्लोबल रैंकिंग में। इंडियन ऑयल 151 पोजीशन पे है। 2019 में 117 पोजीशन पे था और रिलायंस था 106 पोजीशन पे पिछले वर्ष। 2018 में 148 पोजीशन पे और 2017 में 203 पोजीशन पे। इंडियन ऑयल 151 पोजीशन पे है 2020 में। 2019 में 117 पोजीशन पे। 2018 में 137 पोजीशन पे। 2017 में 168 पोजीशन पे था। उसके बाद ONGC है 190 पे। भारतीय स्टेट बैंक 222 पे, पिछले वर्ष 236 पे था और उसके पिछले वर्ष 2018 में 217 पे और 2017 में भी 217 ही पोजीशन पे था। ओके, नेक्स्ट है भारतीय पेट्रोलियम ये 309 पोजीशन पे है। टाटा मोटर्स ये 337 पोजीशन पे। नेक्स्ट है राजेश एक्सपोर्ट ये 462 पोजीशन पे है। ओके, नेक्स्ट है उड़ान के चौथे चरण में 78 नए हवाई मांगों को मंजूरी प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये छोटे व मंझोले शहर को हवाई नेटवर्किंग से जोड़ने के लिए पूरे देश में आम नागरिक नामक क्षेत्रीय संपर्क की योजना 2017 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत चुनिंदा शहरों के बीच सस्ती दरों पर हवाई यात्रा का अवसर प्रदान करना है। 766 विभिन्न हवाई मार्गों को मंजूरी इस योजना के तहत अभी तक प्रदान कर दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 78 नए हवाई मार्गों पर उड़ानों के लिए मंजूरी उड़ान योजना के चौथे चरण में अगस्त 2020 में प्रदान की है। मंत्रालय की 27 अगस्त 2020 की विज्ञप्ति के अनुसार इस योजना के चौथे दौर में पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी राज्यों व द्वीपों पर विशेष ध्यान के साथ काम शुरू किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ान
के लिए चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल्स। ये देखते हैं क्या है। कोविड-19 के संक्रमण के चलते भारत सहित अधिकांश देशों ने विदेशों से आने वाले उड़ानों को अपने देश में प्रवेश के लिए मार्च 2020 तथा उसके बाद प्रतिबंधित किया था। भारत में सभी अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ान 25 मार्च 2020 से प्रतिबंधित हैं। विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वंदे भारत मिशन के तहत स्वदेश लाने के लिए अनुमानित प्राप्त उड़ानों पर प्रतिबंध लागू नहीं था। यह प्रतिबंध 31 अगस्त 2020 तक लागू था, परंतु 30 सितंबर 2020 तक इसे बढ़ा दिया गया है। कोरोना संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है। कुछ एक देशों ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए तथा कुछ देशों के नागरिकों के अपने यहाँ प्रवेश के लिए अपनी सीमाएं कुछ एक शर्तों के तहत हाल ही में खोलना प्रारंभ किया है। अब एयर ट्रांसपोर्ट बबल है क्या? तो भारत ने भी कुछ देशों की विमान कंपनियों के साथ भारत के लिए वाणिज्यिक उड़ानों को अस्थायी अनुमति प्रदान करने के लिए वार्ताएं की है। ऐसी व्यवस्था को एयर ट्रांसपोर्ट बबल कहा गया है। चुनिंदा श्रेणी के यात्री को ही एयर ट्रांसपोर्ट बबल के तहत उड़ानों पर लाने और ले जाने की अनुमति होती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना के 6 वर्ष पूरे हुए हैं। वित्त समावेश के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत अगस्त 2014 को यह शुरू की गई थी। 28 अगस्त 2020 को इसके 6 साल पूरे हो गए। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की थी। इसका मूल्य उद्देश्य बैंकिंग पहुंच से दूर रहने वाले लोगों को बैंकिंग प्रणाली में शामिल करना, न्यूनतम कागजी कार्यवाही के साथ बचत खाते की सुविधा प्रदान करना तथा 2 लाख तक के दुर्घटना बीमा तथा स्वदेश रुपए कार्ड की सुविधा खाता धारकों को उपलब्ध कराना था। ओके, नेक्स्ट है 2020-21 के पहले 4 महीने में ही राजकोषीय घाटा पूरे वर्ष के लक्षित घाटे से अधिक हुआ है। लॉकडाउन के दौरान राजस्व संग्रह कम रहने तथा सरकार का खर्च पूर्वानुमान से अधिक रहने के कारण चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के शुरू के 4 महीने में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा पूरे वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक हो गया है। 31 अगस्त 2020 को जारी आंकड़ों के अनुसार 4 महीने की इस अवधि में सरकार का राजकोषीय घाटा 8,21,349 करोड़ तक जा पहुंचा, जबकि 2020-21 के पूरे 12 महीने के लिए यह 7,96,337 करोड़ रहने का अनुमान बजट में लगाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यों के निर्यात तैयारियों व निष्पादन की जांच हेतु नीति आयोग ने निर्यात तत्परता सूचकांक जारी किया है। आर्थिक विकास दर की उच्च दर प्राप्त करने के लिए निर्यात वृद्धि की उच्च दर प्राप्त करना आवश्यक है। इस विश्वास के चलते राज्यों के निर्यात व निष्पादन की जांच हेतु निर्यात यहाँ पे तत्परता होगा सूचकांक नीति आयोग द्वारा 2020 अगस्त में जारी किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिस्पर्धा संस्थान के साथ साझेदारी में तैयार की गई सूचनाओं की संरचना 4 स्तंभ पर डिपेंड करती है, पर आधारित है। नीति, व्यवसाय, परितंत्र, निर्यात निष्पादन, निर्यात संवर्धन नीति, बिजनेस, एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्ट, कनेक्टिविटी एंड एक्सपोर्ट, डाइवर्सिफिकेशन जैसे 11 विभिन्न स्तंभों पर आधारित है। ठीक है, इस आधार पर विभिन्न राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए तैयार किए गए निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में पहला स्थान गुजरात का है, जबकि दूसरा महाराष्ट्र व तीसरा तमिलनाडु का है। एपीआई 2020 के आधार पर निर्यात तैयारी में पहले 10 स्थानों पर रहे राज्यों में 6 तटीय राज्य हैं। गैर तटीय राज्यों में शीर्ष स्थान राजस्थान का है, जिसके पश्चात तेलंगाना व हरियाणा का स्थान है। हिमालयी राज्यों में पहला स्थान उत्तराखंड का है, जबकि दूसरा तीसरा क्रमशः त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश का है। केंद्र शासित क्षेत्रों में दिल्ली का 2020 की दृष्टि से शीर्ष स्थान है, जबकि गोवा और चंडीगढ़ क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पे है। ओके, नेक्स्ट है कोविड महामारी के चलते 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी 23.9% की गिरावट। जीडीपी में कोरोना महामारी व उसे रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान आर्थिक गतिविधियां ठप रहने के कारण चालू वित्तीय वर्ष 2020 की पहली तिमाही में देश के सकल
घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में 23.9% की अभूतपूर्व गिरावट आई है। यह किसी भी अन्य बड़ी अर्थव्यवस्था में आई गिरावट से काफ़ी ज़्यादा है। यह आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि सीएसओ के द्वारा 31 अगस्त 2020 को जारी किए गए हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य, अक्टूबर मंथ का जो प्रतियोगिता दर्पण है उसका जितना भी दिया हुआ था करंट अफेयर वो मैंने कवर करवा दिया इस वीडियो में। और हाँ, स्मरणीय तथ्य और सार संग्रह का वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगी और अक्टूबर का करंट अफेयर भी। ये सारे वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर फॉलो करो। और गाइज़, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज।